हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज पाल आप सबका इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेज में स्वागत करता हूं। हर दिन के भांति आज भी क्विज का आयोजन हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष थे तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो दादा भाई नौरोजी ने। हाँ, तो कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1906 ईस्वी में। स्वराज्य को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था तो दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था तो कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग किया गया था। ईस्वी 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे तो दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किए थे। भारत में ग्रैंड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है। गोल्ड मैन तो हाँ, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ तो सूरत अधिवेशन में 1907 में नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। भारतीय कांग्रेस उदारवादियों एवं उग्रवादियों में विभाजित हुई थी तो सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में। अब मुस्लिम लीग का गठन सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल आगा खां तथा नवाब सलीमुल्लाह खां ने से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने ये वाला काट दी। वर्ष 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो कहाँ? ढाका में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी और ढाका कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश की। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष किसको कहा जाता है? आगा खां को। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में। और कराची पहले कहाँ की राजधानी थी? पाकिस्तान की। और अब इस्लामाबाद हो गया है ना। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। ब्रिटिश काल जब अंग्रेजों का शासनकाल था तो दिल्ली से पहले राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता। वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली भारत की राजधानी बनी वर्ष 1912 में। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी और उससे पहले कहाँ थी? कलकत्ता में। घोषित हुआ था 1911 में। हाँ, नोट में दिया है कि वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने पर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली घोषणा की गई। हाँ, स्थानांतरित हो गया और घोषणा पत्र किया गया था 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। घोषणा हुआ था 1911 में। घोषणा पत्र पे जब साइन हुआ था ना कि बन गया वो बोल रही है 1 अप्रैल 1912। फिर 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई पूर्ण रूप से। वह जिसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था वह लॉर्ड हार्डिंग के समय शासनकाल में हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था तो वर्ष 1912 ईस्वी में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था तो वर्ष 1912 ईस्वी में। भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन हुआ था तो 1912 ईस्वी में। भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन हुआ था तो 1912 ईस्वी में। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस
तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ? तो लखनऊ में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था तो वर्ष 1916 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? वर्ष 1916 में। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता करवाया था किसने? तब बीजी तिलक ने। मुस्लिम और कांग्रेस के बीच मध्य समझौता करवाया था तब बीजी तिलक ने। कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया मुख्य दूरगामी परिमाण वाला निर्णय था तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। वर्ष 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में सत्य कथन है तो इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के लिए किसानों की समस्या से अवगत कराए गए थे। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? 1893 में। एनी बेसेंट कहाँ किस देश से आई थी? तो आयरलैंड से। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है तो गृह शासन आंदोलन से। वर्ष 1916 में 2 होम रूल लीग प्रारंभ की गई थी, एक बीजी तिलक के द्वारा और एक एनी बेसेंट के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट एवं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? मतलब दक्षिण अफ्रीका जब गए थे महात्मा गांधी तो भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे 21 वर्ष तक। 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था उस स्टेशन का नाम है पीटरमारित्सबर्ग। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है अहमदाबाद नगर के बाहर। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे कहा जाता है सत्याग्रह आश्रम। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। महात्मा गांधी के संबंध में साबरमती, फिनिक्स, वर्धा तथा सदाकत आश्रमों में सबसे पुराना कौन है? तो फिनिक्स। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था कहाँ पर? किस देश में? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसकी विशेषता है नैतिकता, धर्म, मानवता से। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था किसने? तो महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए और निष्क्रिय विरोध के लिए। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। किसने कहा था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहे थे कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, कहे थे महात्मा गांधी ने।
महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के घटनाओं का कालक्रम है। चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा असहयोग आंदोलन। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी की अस्थायित्व। आइए दोस्तों, अब हम लोग भूगोल की ओर बढ़ते हैं। हिस्ट्री। ग्रीन गोल्ड किस्म है चाय की। हम लोग अब भूगोल पढ़ रहे हैं, तो ग्रीन गोल्ड किस्म किसकी है? चाय की। बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है धान। बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल क्या है? धान। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? केरल। ये 2018-19 के ही मतलब आंकड़ा है कि उस समय रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। भारत का वह राज्य जहां कहवा, रबर तथा तंबाकू की सभी की कृषि की जाती है वह राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है सर्वाधिक। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य हैं तो चाय, रबर, नारियल, कहवा। चाय, रबर, नारियल, कहवा सबसे भारत में सबसे उगाई जाने वाली मतलब कहाँ उगाई जाती है? बागवानी फसलें सब भारत के अंतर्गत ही आती है। सही कथन है। चाय असम की मुख्य फसल है। चाय सही कथन है, जिसमें चाय असम की मुख्य फसल है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है। यह आंकड़ा 2018-19 का है कि 2018-19 में सर्वाधिक तंबाकू का कहाँ उत्पादन हुआ था? तो केरल, गुजरात राज्य में। भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र कहाँ के है? तो गुजरात का। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहाँ का है? तो केरल में। यह 2019-21 का मतलब आंकड़ा है कि उस समय नारियल का उत्पादन करने वाला राज्य सब उत्पादक राज्य है केरल। भारत में इलायची उत्पादक के लिए प्रसिद्ध राज्य है केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। हाँ, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु इलायची के लिए उत्पादक के लिए प्रसिद्ध राज्य है। केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है गरम मसालों के संवर्धन के लिए। मतलब केरल राज्य विश्व भर में किस लिए जाना जाता है? तो गरम मसालों के लिए। मसालों का भगवान कहा जाने वाला राज्य कौन है? केरल। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से। लौंग की खेती मुख्यतः होती है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। लौंग की खेती मुख्यतः कहाँ कहाँ होती है? केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में। सही सुमेलन है। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। चाय असम में, रबर केरल में और गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। ये सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला राज्य है। भारत में काली मिर्च की खेती के लिए अनुकूल दशाएं हैं, जिसमें उष्ण और आर्द्र जलवायु 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। वार्षिक वर्षा 1100 मीटर तक की ऊंचाई के होना चाहिए। मतलब काली मिर्च के लिए अनुकूल दशाएं हैं। भारत के काला सोना के रूप में कौन जाना जाता है? काली मिर्च तथा कोयला। भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है काली मिर्च तथा कोयला को। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। यह आंकड़ा 2020 और 19 के ही है, मतलब अंतिम साल का, कि भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है तो मध्य प्रदेश है। काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। यह भी 2019 और 20 के साल का अंतिम आंकड़ा है कि उस समय महाराष्ट्र का काजू का बहुत बड़ा उत्पादक प्रमुख राज्य था। असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं केरल में से वह राज्य जिसमें काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है वो कौन राज्य है? केरल। केरल में इलायची और काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है।
झूमिंग सर्वाधिक बृहत्तम है तो नागालैंड में। झूमिंग कृषि कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? तो नागालैंड में। स्टॉक फार्मिंग है तो पशुओं का प्रजनन। स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो पशुओं का प्रजनन। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ किस राज्य का है? तो बिहार का। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी का नस्ल क्या है? भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल है जमुनापारी। जमुनापारी बकरी की नस्ल का नाम है जो भारत की सर्वाधिक दूध देने वाली होती है। थारपर प्रजाति की गाय पाई जाती है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में थारपरकर प्रजाति की गाय पाई जाती हैं। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है साहिवाल। साहिवाल गाय का नस्ल का नाम है जो सर्वाधिक दूध देती है। विश्व में कुल दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन स्थान है? तो प्रथम। भारत का स्थान दुग्ध उत्पादन में प्रथम है। भारत में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन और वितरण से। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्था स्थित है करनाल में। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्था स्थित है। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है त्रिची में। त्रिची कहाँ है? केरल में। केरल में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिची में। त्रिची कहाँ है? केरल में। त्रिची तमिलनाडु में कहा था शायद हो सकता है। कमेंट में लिखकर बताइएगा। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के खाद्यान्नों के उत्पादन में सबसे ज़्यादा अधिकतम अंशदान करता है वह राज्य है उत्तर प्रदेश। हरित बाल रोग पाया जाता है बाजरे में। हरित बाल रोग पाया जाता है बाजरे में। गाना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरसाबीन आते हैं त्रिपादन कुल के अंतर्गत। त्रिपादन के कुल के अंतर्गत आते हैं गाना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरासी बीन आते हैं। विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। विश्व भर में फल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन वाला राज्य है। भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित कहाँ है? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक जूट का क्षेत्रफल होता है पश्चिम बंगाल में। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन है? मक्का। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल मक्का है। मक्का के लिए सही मक्का की फसल पकाने की अवधि होती है सिफर पौधा। ठीक है दोस्त, हम आज के लिए इतना ही वीडियो समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।